हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इम्यूनोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एमएससी यानी कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, उसके पीछे की वजह है। इस टॉपिक की हेल्प से हम ये समझेंगे कि कैसे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी खुद की बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको किल नहीं करता है, लेकिन वहीं अगर कोई फॉरेन बॉडी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई फंजाई हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है या कोई पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है इस फॉरेन बॉडी सेल को किल करना चाहता है, किल करने की पूरी कोशिश करता है। तो है ना मैजिक, हमारी बॉडी की सेल्स को छुएगा भी नहीं, लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी सेल्स अंदर एंटर कर जाएगी तो उसको किल कर देगा। इसके पीछे, इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे कहीं ना कहीं किसका रोल है? मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का, एमएससी का। तो समझते हैं एमएससी के बारे में। एमएससी को हम एचएलए भी बोलते हैं, एचएलए कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एचएलए का मतलब है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन कॉम्प्लेक्स। क्या ये सिर्फ ल्यूकोसाइट्स में पाए जाते हैं? एमएससी नहीं। तो ऐसे ल्यूकोसाइट नाम क्यों दिया है? क्योंकि इनकी पहली बार डिस्कवरी किसमें हुई थी? ल्यूकोसाइट्स में हुई थी, इसलिए इनका एक और नाम दे दिया ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स। बट मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कॉमन नेम क्या है? एमएससी, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आप इसी नाम से याद रखिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एमएससी के बारे में कि बेसिकली एमएससी होते क्या है। तो एमएससी क्या होते हैं? बेसिकली ग्रुप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहां पाए जाते हैं? हमारी सेल के सरफेस पे। तो बेसिकली मान लीजिए कि ये आपकी कोई सेल है, ये आपकी कोई सेल है और इस सेल के सरफेस पे ये जो पाए जा रहे हैं ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को हम बोल रहे हैं एमएससी। क्या बोल रहे हैं? एमएससी बोल रहे हैं। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है? इन एमएससी का फंक्शन क्या है तो समझिएगा। आगे चल के जब मैं आपको टाइप ऑफ एमएससी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एमएससी जो होती है, ये जो एमएससी मॉलिक्यूल होते हैं जो मैं आपको सेल के सरफेस पे बता रहा हूं, ये दो टाइप के पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक पढ़ाऊंगा मैं आपको एमएससी 1, है ना, और एक मैं पढ़ाऊंगा आपको एमएससी 2, ठीक है। तो मैं आपको एमएससी के फंक्शन बता रहा हूं जिसमें मैं आपको एमएससी 1 का फंक्शन और एमएससी 2 दोनों का फंक्शन बताऊंगा। एमएससी 1 का क्या फंक्शन होता है? तो देखो, ये हमारी खुद की बॉडी सेल है, ये हमारी खुद की बॉडी की सेल है, ओन बॉडी सेल, हमारी खुद की बॉडी की सेल है ना। हमारी खुद की बॉडी की सेल के पास जो एमएससी होता है वो होता है एमएससी 1। तो हमारी बॉडी की सेल के पास क्या है? एमएससी 1 है। जब भी कोई इम्यून सेल लाइक टी किलर सेल, लाइक एनके सेल या फिर कोई और डब्ल्यूबीसी जब हमारी इस सेल को किल करने आएगी, तो जो ये हमारा एमएससी 1 है, जो हमारा ये एमएससी 1 है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। ये अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा देगा कि मैं एमएससी 1 हूं, मैं तो आपकी खुद की बॉडी का पार्ट हूं, मुझे किल मत करो। तो ये टी किलर सेल, नेचुरल किलर सेल और डब्ल्यूबीसी इसको किल नहीं करेंगे क्योंकि इसने आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, इसने एमएससी 1 दिखा दिया। तो एमएससी 1 का काम आपको समझ में आ गया? इसने अपना आइडेंटिटी कार्ड डिस्प्ले कर दिया कि मैं आपकी खुद की बॉडी का पार्ट हूं, मुझे किल मत करो। अच्छा, अब हम समझते हैं एमएससी 2 का काम। एमएससी 2 जो होती हैं ये किसके पास पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं हमारी बॉडी की सारी सेल्स के पास नहीं पाई जाती। एमएससी तो हमारी सारी बॉडी, एमएससी 1 तो हमारी बॉडी की सारी सेल्स के पास पाई जाती हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास पाया जाता है एमएससी 2। क्या पाया जाता है? एमएससी 2। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करती हैं? अगर कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन एंटीजन, कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट, कोई फंजाई अगर हमारी बॉडी में एंटर करती है तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं ये इस एमएससी 2 की हेल्प से इस एंटीजन को पहचान लेती हैं, और पहचानने के बाद अपने साथ बाइंड कर लेती हैं। अपने साथ क्या कर लेती हैं? बाइंड कर लेती हैं। और अपने साथ बाइंड करके ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इस एंटीजन को अपने साथ बाइंड करके कहां ले जाती हैं? इस इम्यून सेल्स के पास ले जाती हैं कि ये बाहर का एंटीजन है, इसको खत्म करना है। समझ में आई बात? तो आपको एमएससी 1 और एमएससी 2 दोनों के फंक्शन समझ में आए। एमएससी 1 ने क्या किया? अपनी बॉडी सेल्स को बचाया। कैसे बचाया? एमएससी 1 ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई दिया कि मैं एमएससी 1 हूं, आपकी खुद की बॉडी का पार्ट हूं, मुझे किल नहीं करना है। एमएससी 1 का फंक्शन खत्म। एमएससी 2 का क्या फंक्शन था? ये क्या करेगा? अगर कोई बॉडी की सेल बाहर से आई हुई है, कोई बाहर से बॉडी की सेल आई हुई है, कोई एंटीजन आया हुआ है, तो अपने साथ बाइंड करेगा और अपने साथ बाइंड करके कहां ले जाएगा? इन इम्यून सेल्स के पास। ये देखो, ये बाहर का आदमी है, इसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, इसके पास एमएससी 1 नहीं है, इसको किल कर दो। तो पहले वाले ने तो खुद की बॉडी सेल्स को बचाया और दूसरे वाले ने क्या किया कि जो कोई बाहर से बॉडी सेल्स आई हैं, बाहर से कोई एंटीजन आया है, उसको अपने साथ कैरी करके किसको दे दिया? इम्यून सेल्स को दे दिया कि इसको किल कर दो, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं। तो समझ में आया कैसे अपनी बॉडी सेल्स को बचाया और फॉरेन सेल्स को किल कर दिया? तो बेसिकली इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो होता है डिस्प्ले सिस्टम। ये डिस्प्ले करती हैं। एमएससी 1 ये डिस्प्ले कर रही है कि मैं तुम्हारी खुद की बॉडी का पार्ट हूं, मुझे किल मत करो। एमएससी 2 जो होती है ये बाहर से आने वाले एंटीजन को डिस्प्ले करती है कि ये एंटीजन बाहर से आया है, इसको आप किल कर दो। तो बेसिकली ये डिस्प्ले सिस्टम होते हैं किसके? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो किसी भी बच्चे के अंदर बर्थ के बाद डेवलप होती है जब वो इस एनवायरमेंट से एक्सपोज होता है, जब वो एनवायरमेंट के पैथोजन से एक्सपोज होता है। तो प्राइमरी फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो है कि वो एंटीजन को प्रेजेंट करती है, किसको? इम्यूनोजेंस को। यानी जो एंटीजन आया है
इसको प्रेजेंट कर दिया, किसको, इम्यून सेल्स को, कि आप क्या कर दीजिए, इनको किल कर दीजिए। तो ये काम हो गया MSC2 का। बात समझ में आ गई? वही डायग्राम ये है, ये कोई एंटीजन था, ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, है ना। इन्होंने इस एंटीजन का एक टुकड़ा लिया, अपने साथ ऐड किया, और अपने साथ इस टुकड़े को ऐड करके कहां ले गई, WBC लिम्फोसाइट्स के पास, इम्यून सेल्स के पास, इसको किल कर दो। ये किसका फंक्शन है, MSC2 का। इसका फंक्शन है MSC2 का। MSC1 का क्या है, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो, अपने आप को बचा। चलो अभी हमने बात करी है कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमको अब ये जानना है कि इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बना कौन रहा है, कहीं कहीं कोई तो बना रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा MSC और ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, बट इसको बना रहा कौन रहा है, इसकी ओरिजिन कहां से है। तो बेसिकली इसकी ओरिजिन जो होती है वो होती है MSC और HLA जीन से। इस MSC को कौन बनाता है, MSC जीन या फिर HLA जीन। ये MSC या HLA जीन कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 6 पे। कहां प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे। आप ये देख रहे हैं, आपकी मान लीजिए कोई सेल है और इस सेल के पास ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। ये क्रोमोसोम कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो ये आपकी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 6 है। उस क्रोमोसोम नंबर 6 पे आप देख रहे हो कि यहां पे ये जो आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, ये कुछ जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है इस तरीके से, और इस पे आपको जीन्स दिख रहे हैं इस तरीके से, ये जीन्स दिख रहे हैं इस तरीके से दोनों पे। होमोलोगस पेयर है ना, ये क्या है, होमोलोगस पेयर, किसका, क्रोमोसोम नंबर 6 का। इस पे आपको सेट ऑफ जीन्स दिख रहा है। तो ये सेट ऑफ जीन्स जो है, ये किसके जीन्स हैं, बेसिकली MSC कॉम्प्लेक्स के या HLA कॉम्प्लेक्स के। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो HLA होता है या जो MSC होता है, ये जो बन रही है, ये एक जीन से नहीं बनती, एक जीन से नहीं बनती। इसमें 3 जीन्स लगते हैं जिनको हम बोलते हैं एलील्स। क्या बोलते हैं, एलील्स लगते हैं। एलील क्या होती है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म। तो जो MSC ओरिजिन हो रहा है वो एक जीन नहीं, 3 जीन से ओरिजिनेट हो रहा है। इन तीनों जीन को हम बोलते हैं एलील्स, इस MSC जीन के एलील्स, यानी इस MSC जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो ये जितनी भी एलील्स हैं, ये जितनी भी एलील्स हैं MSC जीन की, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं होलोटाइप। क्या बोलते हैं, होलोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो, एक होलोटाइप यहां पे है और एक होलोटाइप यहां पे। तो एक इंडिविजुअल के पास कंप्लीट कितने होते हैं, 2 होलोटाइप्स होते हैं, 2 होलोटाइप्स होते हैं। अब इसमें से एक होलोटाइप तो कहां से आता है, फादर से आता है, और एक होलोटाइप कहां से आता है, मदर से आता है। आपको पता है आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम है उसमें जो 23 तो मदर से आए और 23 फादर से आए। तो यहां भी एक होलोटाइप कहां से आया होगा, फादर से, और एक होलोटाइप कहां से आया होगा, मदर से आया होगा। जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उनके अंदर ये आइसोटोप्स, उनके अंदर ये जो हेलोटाइप्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है, एक ही जाइगोट से 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनके अंदर ये होलोटाइप्स जो होंगे वो सेम होंगे। एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हम देखते हैं कि कोई फैमिली मेंबर ही ऑर्गन दे दे। रीजन क्या है, अगर फैमिली मेंबर होगा तो उससे इस MSC जीन की सिमिलरिटी ज्यादा होगी। यानी ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 1 है, इस पर्सन 2 है। इसको नीड है ऑर्गन की, नीड है किसकी, ऑर्गन की। तो ये चाहेगा कि मेरा कोई फैमिली मेंबर ही मुझे ऑर्गन दे दे, क्योंकि जो फैमिली मेंबर होगा उसके साथ इस MSC जीन की जो होगी क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। MSC जीन की क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। जितनी ज्यादा सिमिलरिटी होगी, ये जो MSC जीन है ये उतना ही इसकी बॉडी के अंदर आने वाले ऑर्गन को कम फॉरेन पार्टिकल समझेगा। जब इस इंसान का बॉडी ऑर्गन इस इंसान के अंदर जाएगा तो इस इंसान के लिए वो जो ऑर्गन ट्रांसफर हुआ है वो एक एंटीजन की तरफ वेव करेगा, क्योंकि वो फॉरेन है, बाहर से आया हुआ है। लेकिन अगर जितनी सिमिलरिटी होगी MSC की, जितनी सिमिलरिटी होगी MSC की, उतना ही कम अपोजिट रेस्पॉन्स, रेजिस्टेंस शो करेगी इस इंसान की बॉडी, क्योंकि सिमिलर चीज आएगी तो उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी। कोई बिल्कुल ही कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई बिल्कुल ही दूसरी, मान लो कि इंडिया का बंदा है, अफ्रीका के बंदे की किडनी चढ़ाई जा रही है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर सेम फैमिली मेंबर का है तो जो जेनेटिक्स होती है, जो MSC होती है, वो सिमिलर होती है, तो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, कम रेजिस्टेंस शो करता है। इसलिए जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में MSC का भी रोल होता है। इसलिए ट्रांसप्लांट कराने से पहले हम MSC मैचिंग भी करा लेते हैं, HLA मैचिंग भी करा लेते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, ऑरिजिन समझ में आ गई आपको इसकी। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HLA जीन। तो मैंने आपको बताया था कि जो HLA जीन है या MSC जीन है वो एक जीन नहीं है, वो 3 जीन का मिक्सचर। उसमें जो 3 जीन है हम उसको अलील्स बोलते हैं, उन तीनों जीन्स को क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। अलील मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दिस MSC जीन। तो बेसिकली 3 हमारे पास जीन है, HLA1, HLA3 एंड HLA2। हमने इनको 1 2 3 नहीं 1 3 2 बोला है, क्योंकि हमने इनको इन ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी अरेंज किया। यहां अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज HLA1, दिस इज HLA1 एंड दिस HLA1 इज अगेन कंस्टिट्यूट ऑफ द 5 कंपोनेंट्स A B C D नहीं है, E एंड G। ये आपका HLA2, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। D यहां पे नहीं था, D यहां पे नहीं था, D यहां पे आ गया, DP DQ और DR। तो HLA1 जीन आपने देख लिया, HLA2 जीन देख लिया। HLA3 जीन होगा, इसके कंपोनेंट्स नहीं होते, इसके फर्दर कंपोनेंट्स नहीं होते। तीनों का फंक्शन देख लेते हैं। जो आपका HLA1 है
वो आपको प्रोवाइड करेगा MSC1। क्या देगा? MSC1 देगा। जो आपका HLA2 है वो आपको क्या देगा? MSC2 देगा। और HLA3 जो होता है वो MSC3 नहीं देगा। MSC3 नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। MSC3 नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। HLA3 क्या देता है? वो देता है हमको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स C2, C4 एंड प्रोपाइडिन। ये हमको देता है TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और हीट शॉक प्रोटीन्स। बात समझ में आ गई? तो MSC1 और MSC2 इंपॉर्टेंट है, MSC3 नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो अब मैंने आपको बताता हूं टाइप ऑफ MSC। तो टाइप ऑफ MSC कितने होंगे? अब जाहिर सी बात है 2 ही MSC हैं, MSC1 और MSC2। क्या आपको याद है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दोनों के फंक्शन बताए थे। MSC1 का फंक्शन बताया था ना, ओन बॉडी सेल्स को बचाना, ओन बॉडी सेल्स को बचाना, अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो। MSC2 का काम क्या था कि कोई फॉरेन सेल आई है तो उसको अपने साथ पिकअप करो और पिकअप करके किसको दे दो? WBCs को दे दो, टी किलर सेल को दे दो या फिर नेचुरल किलर सेल को दे दो, इसको मार दो। बस समझ आई? अच्छा, कुछ एक चीज रह गई है, शायद हमने मिस कर दिया ऊपर। यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस पॉइंट पे, जो HLA1 है, HLA1 आपको MSC1 देता है। इस HLA1 के जो कंपोनेंट थे ABCEG, ये 5 कंपोनेंट थे। इसमें से जो आपका E वाला जो कंपोनेंट है, तो E वाला जो कंपोनेंट है ये क्या करता है? सेल्फ रिकॉग्निशन टारगेट फॉर द NK सेल। मैंने, अगर आपने मेरा इनेट इम्यूनिटी वाला वीडियो देखा है तो इनेट इम्यूनिटी में मैंने आपको एक सेल बताई थी जिनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल। इन नेचुरल किलर सेल के पास 2 आर्म होती थी। एक होती थी एक्टिवेटिंग आर्म और एक होती थी इनहिबिटरी आर्म। अगर आपको याद आ रहा है, 2 आर्म होती थी। अब होता क्या था कि अगर खुद की बॉडी की सेल्स है, अगर ओन बॉडी सेल है, क्या है? ओन बॉडी सेल्स है, तो इनएक्टिवेटिंग वाली आर्म आगे हो जाती थी। अगर खुद की बॉडी सेल है, ओन बॉडी सेल, अपनी खुद की बॉडी की सेल है, तो इनएक्टिवेटिंग आर्म आगे, इनएक्टिवेटेड आर्म आगे हो जाती थी और उस सेल को किल नहीं करती थी। लेकिन अगर मान लीजिए फॉरेन बॉडी सेल है, कैसी है? फॉरेन बॉडी सेल्स है, तो एक्टिवेटिंग आर्म आगे हो जाती थी और इसको किल कर देती थी। यानी अपनी अगर खुद की बॉडी की सेल्स है तो इनहिबिटरी आर्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और इस सेल को मरने नहीं देगी। लेकिन अगर कोई बाहर की बॉडी की सेल्स है तो कौन सी? एक्टिवेटिंग आर्म जो होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी और उसको मार देगी। अब पहचान कैसे होगी? इस आर्म को कैसे पहचान होगी कि हमारी खुद की बॉडी की सेल है या बाहर से आई हुई है? तो ये जो इनहिबिटरी आर्म और एक्टिवेटिंग आर्म है ये इस MSC1 को देखती हैं, और MSC1 में भी किसको देखती हैं? इस E वाले कंपोनेंट को देखती हैं, जिसकी हेल्प से ये डिसाइड करती हैं कि हमको अपनी कौन सी आर्म एक्टिवेट करनी है। एक और इंपॉर्टेंट हमको जो बताना है वो है इसमें जो G वाला कंपोनेंट है, उसमें बेसिकली क्या होता है? एक वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है और वो बच्चा जो है वो दूसरी बॉडी है, तो हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम उस बच्चे को किल नहीं करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फीटो मैटरनल टॉलरेंस। ये फीटो मैटरनल टॉलरेंस जो आती है ये हमारे MSC1 के इस G वाले कंपोनेंट से आती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए वापस अपने चलते हैं टाइप्स ऑफ MSC पे। तो मैंने आपको बताया 2 तरह के हमारे टाइप्स हैं, MSC1 और MSC2। ठीक है, अब MSC1 जो है प्रोटीन, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लीजिए सेल है और मैंने आपको बताया था कि इस सेल पे ये MSC1 है, बट इस MSC1 का एक्चुअल स्ट्रक्चर को आप यहां देखिए। MSC1 जो होता है इसमें क्या होता है? बेसिकली एक होती है अल्फा वन चेन, एक होती है अल्फा 1 चेन, एक होती है अल्फा 2 चेन, एक होती है अल्फा 3 चेन और एक होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन। तो ये 4 चेन इस तरीके से अरेंज होती हैं और ये इस तरीके से क्या होता है? इस सेल के ऊपर एडजस्ट होता है, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से बात समझ आ गई? बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली MSC1 जो है इसमें चेन्स जो है वो है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। एंटीजन जो बाइंड होता है वो बाइंड होता है अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में जो क्लेफ्ट है, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में जो क्लेफ्ट है वहां जाके बाइंड होता है। वहीं अगर मैं बात करूं MSC2 के बारे में, तो MSC2 जो होती है उसमें जो चेन होती है वो होती है अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, बीटा 2। तो ये अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, बीटा 2। यहां जो एंटीजन बाइंड होता है वो बाइंड होता है अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, यहां बिटवीन अल्फा 1 एंड बीटा 1। बात समझ आ रही? तो एंटीजन की बाइंडिंग की साइड पता चल गई आपको, एंटीजन बाइंडिंग साइड पता चल गई हियर इन द जंक्शन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 और यहां पे हियर बिटवीन द जंक्शन ऑफ अल्फा 1 एंड बीटा 1। अच्छा, जो आपका MSC1 है, ध्यान से सुनना, MSC1 है ये कहां पाया जाएगा? तो MSC1 पाया जाता है आपकी बॉडी की सारी सेल्स पे, आपकी बॉडी की सारी सेल्स पे, लेकिन कौन सी? न्यूक्लिएटेड सेल्स पे और आपकी प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स जो होती हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। तो क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इनको भी इंक्लूड कर लिया। तो MSC कहां पाई जाएंगी? आपकी ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स और आपकी प्लेटलेट्स। अच्छा, इनके ऊपर, इन सबके ऊपर क्या है? MSC1 है। इन सबके पास क्या है? MSC1 है। आपको पता है हमारी बॉडी की सारी सेल्स जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं एक्सेप्ट RBC एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट के पास तो होता है, RBC के पास नहीं होता। तो RBC कैसे बचेंगी वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि हमारी बॉडी की सारी सेल्स इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स क्या है? उनके पास क्या है? MSC1 है। यही रीजन है कि जब कोई WBC की सेल या जब भी कोई इम्यून सेल हमारी बॉडी की सेल को मारने आती है तो हमारी बॉडी की जो सेल है वो इस MSC1 को एक्सप्रेस कर देती है कि मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है, मेरे पास MSC1 है,
इसलिए मुझे मत मारो, मैं आपकी खुद की बॉडी की सेल हूं। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो MSC1 होता है वो हमें ऑटो इम्यून डिसीज होने से बचा लेता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ऊपर फाइट नहीं करता, इस तरीके से हमें बीमारी होने से बचाती है, जिन्हें कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो MSC1 है ये कहां पाया जाता है? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। कहां नहीं पाया जाएगा? तो यहां न्यूक्लिएटेड सेल बोल दिया है ना, तो हमारी बॉडी में तो बिना न्यूक्लियस वाली भी सेल होती है RBC, वहां नहीं पाया जाएगा। साथ ही साथ स्पर्म के अंदर भी नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्पर्म के अंदर स्पर्म के अंदर और RBC के अंदर MSC1 नहीं पाया जाता है तभी भी, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तभी भी इनको हमारा इम्यून सिस्टम नहीं किल करता है। उसका भी रीजन आगे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी सेल है जिनको डिस्प्ले करेगा ये MSC1? किसको डिस्प्ले करता है कि मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखो, मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखो, मुझे मत मारो? तो ये जो डिस्प्ले कर रहा है किसको कर रहा है? टी किलर सेल को। किसको? टी किलर सेल। टी किलर सेल, उनके पास क्या होता है? CD8 प्रोटीन होती है, CD8 प्रोटीन होती है, पहचान होती है। CD8 प्रोटीन किसकी पहचान होती है? टी किलर सेल की, टी किलर सेल की। तो मैं कह रहा हूं कि ये MSC1 जो है ये अपने आप को डिस्प्ले कर रहा है कि मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे मत मारो। किसको डिस्प्ले कर रहा है? किससे अपने आप को बचा रहा है? तो वो है टी किलर सेल्स। तो अपने आप को डिस्प्ले करता है टी किलर सेल को। डायग्नोसिस करेंगे कैसे MSC1 की? बाय द एलोसीरा टेस्ट, ठीक है। ये तो हमने MSC1 के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं MSC2 के बारे में। तो MSC2 कहां प्रेजेंट होगा? ऑल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं इनके एग्जांपल है डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज और बी सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसका नाम ही है एंटीजन को प्रेजेंट करना। तो ये क्या करती हैं? बेसिकली मैंने आपको यहां बताया था कि हमारी बॉडी में अगर कोई एंटीजन एंटर करेगा तो उसका एक फ्रेगमेंट लेंगी, और फ्रेगमेंट कौन ले रही है? ये MSC2। कौन सी? MSC2। इस फ्रेगमेंट को अपने ऊपर बाइंड करेंगी और बाइंड करके इसको कहां ले जाएंगी? हमारी इम्यून सेल्स के पास। और इम्यून सेल्स को शो करेंगे कि ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया है, आपको इसको किल करना है। इम्यून सेल में भी किस सेल को ये रिप्रेजेंट करती है? तो T4 यानी कि टी हेल्पर सेल को। किसको? टी हेल्पर सेल को रिप्रेजेंट करती है। टी हेल्पर सेल के पास लेके जाती है इस फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन को कि देखो देखो बाहर से एंटीजन आया है, इसको आपको किल करना है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो MSC2 है वो किसके पास प्रेजेंट है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास। यानी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उनके पास क्या प्रेजेंट है? MSC2। एक सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में कहूं तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास प्रेजेंट है MSC2 और बाकी हमारी बॉडी की सारी सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? MSC1। किसको डिस्प्ले करेगा MSC2? मैंने आपको बताया था टी हेल्पर सेल्स को। इसको? टी हेल्पर सेल को, ठीक है। और इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ मिक्स्ड लिम्फोसाइट रिएक्शन मेथड। हमने समझ लिया MSC के बारे में। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह गए बस कि RBC के पास और स्पर्म के पास, RBC और स्पर्म के पास MSC1 नहीं था। MSC1 नहीं था, बताया था ना मैंने अभी ऊपर कि RBC और स्पर्म के पास नॉट प्रेजेंट MSC1 प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको इनको किल कर देना चाहिए, हमारी बॉडी की सारी RBC को, सारे स्पर्म्स को। और खास बात तो यह है कि स्पर्म हमारी बॉडी में तो रहता है, दूसरों की बॉडी में भी जाता है इन द रिप्रोडक्शन, और वहां भी वो जिंदा रह लेता है, वहां भी उसकी किलिंग नहीं होती। अमेजिंग है ना। समझते हैं कि RBC और स्पर्म के पास MSC ना होने के बावजूद भी वो कैसे जिंदा रह लेते हैं। बेसिकली RBC क्या करती है? अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट से MSC1 को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके कॉलेज में एक प्रोग्राम है और आप एक मेडिकल स्टूडेंट है और आपको व्हाइट कोट यानी एप्रॉन पहन के जाना है, लेकिन आपके पास व्हाइट कोट एप्रॉन है नहीं। आपका एक दोस्त है, वो उस फंक्शन में नहीं जा रहा है, आपने उससे एक कोट लिया और पहन लिया। यहां मैंने वर्ड यूज किया एडजॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब। मैंने एब्जॉर्ब नहीं किया है, एडजॉर्ब। यानी RBC क्या करेगी? अपने सरफेस पे किसी दूसरी सेल के MSC1 को क्या कर लेगी? बाइंड कर लेगी। अपना MSC1 इसके पास नहीं होता। तो RBC तो इस तरीके से बच गई। अच्छा सर, स्पर्म कैसे बचा? स्पर्म तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी नहीं करता, फिर भी बच जाता है। बहुत सारे मैकेनिज्म है स्पर्म को अपने आप को बचाने के इम्यून अटैक से। पहला, ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है। हमारे ब्लड और टेस्टिस के बीच में एक बैरियर होता है जिसको बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करता है? हमारी जो इम्यून सेल्स हैं और जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उनको हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में एंटर नहीं करने देता। अगर आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर पता है तो ये टेस्टिस होता है ना, और यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होती हैं? इन लोब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं क्या है? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं यही क्या बनाती हैं? स्पर्म बनाती हैं। तो जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है वो इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल को कांटेक्ट में नहीं आने देता है। किसके? इम्यून सेल्स के एंड एंटीबॉडी। जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर कैसे कोई रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, है ना। दूसरा, टेस्टिस जो होती है वो अपने अंदर इम्यूनोसप्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखती है बाय रिलीजिंग सम एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड अदर इम्यून रेगुलेटिंग मॉलिक्यूल्स। टेस्टिस जो है वो कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोटीन्स रिलीज कर रही है जिसकी वजह से वहां पे इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो सप्रेस रहेगा। थर्ड थिंग, स्पर्म अपने ऊपर कोटिंग कर लेता है कुछ प्रोटीन्स की। जब अच्छा स्पर्म टेस्टिस में है तो ऐसे बच गया,
बाय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स एंड बाय द ब्लड टेस्टिस बैरियर। लेकिन आपको पता है स्पर्म टेस्टिस से निकल के जाता है फ्रॉम द एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, वहां कैसे बच गया? तो वहां इसके ऊपर कुछ कोटिंग कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है CD52 ग्लाइकोप्रोटीन की। उसकी वजह से जो पहचान ही नहीं पाता है, मतलब एक स्पर्म था उसको बुरखा पहना दिया, दैट बुरखा इज CD52 ग्लाइकोप्रोटीन, उसको पहचान ही नहीं पा रहे। ठीक है, अच्छा ये तो सर समझ में आ गया अपनी बॉडी का खेल। सर ये फीमेल की बॉडी में एंटर कर गया, वहां उसको फीमेल की बॉडी नहीं मार रही है, तो उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन है कि जब स्पर्म जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ एक फ्लूइड लेके जाता है, उसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, सीमन जिसको बोलते हैं। उस सीमन में क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? इसकी कोटिंग करके रखते हैं, इसको कोटिंग करके रखते हैं और इसको बचाते हैं कहां से? इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एमएससी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।